Hello and welcome everyone to online bio class. We were doing the reproduction chapter, and in the previous video I told you that how egg and sperm meet and how fertilization takes place, and where does that fertilized egg gets implant. All the things were talked in that video, and I have explained you all those factors. Now our next topic is कि what happens when egg is not fertilized. If you remember, we learned that when sperm and ovum fuse in the fallopian tube, that process was known as fertilization. Okay, so here is a new topic which tells us that what will happen if that egg does not fertilize with an sperm. Okay, so we are going to read about this. तो अगर कोई एग फर्टिलाइज नहीं होता है किसी स्पर्म से, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने बताया है आपको कि दो ओवरीज होती हैं और एक ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज़ करती है, और अगले मंथ में जिस ओवरी ने पहले वाले मंथ में एग रिलीज़ किया है वो ओवरी नेक्स्ट मंथ में एग को रिलीज़ नहीं करेगी। उस नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी जो है एग को रिलीज़ करेगी। मींस अल्टरनेट वेज में ओवरी जो है एग्स को रिलीज़ करती हैं हर मंथ। अब ये जो एग होता है ये करीब एक दिन तक ज़िंदा रहता है। ओके, तो उस हर मंथ में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है सो दैट कि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करेगा। फर्टिलाइज्ड एग मतलब स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज्ड एम्ब्रियो है, जो स्पर्म और ओवम के मिलने से जो एम्ब्रियो बना है उसको हम जो जाइगोट बना है उसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। तो उस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, उस जाइगोट को रिसीव करने के लिए एम्ब्रियो अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। मीन्स यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें ब्लड का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि वो जो एम्ब्रियो उसमें इम्प्लांट होगा, सबसे पहले तो स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होंगे तो बनेगा जाइगोट। फिर जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर जब थोड़ा से और सेल डिवीज़न हो जाएंगे तो वो जाइगोट कहलाएगा फिर एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो जो है यूट्रस में आके अपने आप को इम्प्लांट करने चाहेगा, तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है सो दैट वो उस एम्ब्रियो को अपने पास इम्प्लांट करे, ताकि वो एम्ब्रियो कुछ न्यूट्रिशन जो है उस यूट्रस की वॉल से जो उसने प्रिपेयर की है उससे ले सके और अपने आप को ज़िंदा रख सके। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो यूट्रस तो अपनी लाइनिंग को प्रिपेयर करता ही है हर मंथ। तो जब उसको फर्टिलाइज्ड एग रिसीव नहीं होता है तो यूट्रस अपनी लाइनिंग को क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करता है। जो ब्लड डिपॉजिटेड था उसके चारों तरफ, उन ब्लड्स को वो क्या करता है, ब्रेक करना शुरू करता है, और फिर वो ब्लड और म्यूकस से जो लाइनिंग बनी हुई होती है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू होती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर ये ब्लड और म्यूकस वो ब्रेक नहीं होते हैं और वो वेजाइना से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वेजाइना से ब्लड और म्यूकस बाहर आते हैं, और वो ब्लड होता है जो कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए डिपॉजिट किया हुआ होता है। तो ये जो साइकिल है वो हर महीने चलती है, क्योंकि हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, और हर महीने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो हर महीने ये साइकिल चलती है, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये साइकिल जो है करीब 2 से 8 दिन तक रहती है। ना अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। हमारा रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो अब ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे
कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उन मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हम सबको मालूम है कि सेक्सुअल एक्ट की वजह से सेक्सुअल एक्ट की वजह से इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है, और वो प्रेगनेंसी जो है वो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, एक अलग तरीके की डिमांड बॉडी करने लगती है। साथ ही साथ वुमेन के माइंड को भी वो प्रेगनेंसी अफेक्ट करती है। तो अगर कोई वुमेन तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो ये सारे चेंजेस को वो हैंडल नहीं कर पाएगी, और उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से कई सारे तरीके जो हैं वो बनाए गए हैं सो दैट इस तरीके की अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। तो ये जो तरीके हैं जिसको बनाया गया है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ये सारे मेथड्स आते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर वो सारे मेथड्स होंगे जिससे हम इस्तेमाल करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है कंट्रासेप्टिव मेथड की, वो कैटेगरी आती है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक दे। तो जब स्पर्म ओवम से मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जाइगोट एम्ब्रियो से और फिर एम्ब्रियो से फीटस में डेवलपमेंट होने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो पहला कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर, और इस मैकेनिकल बैरियर में ये किया जाता है कि स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचने ही ना पाए। तो उसके लिए जो सबसे पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं या जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो होता है कॉन्डोम। तो कॉन्डोम को क्या करते हैं, कॉन्डोम को पेनिस पे हम लोग मेल अपने पेनिस पे उन कॉन्डोम से कवर करता है अपनी पेनिस को, और उसी तरीके से कवरिंग्स आती हैं फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स जो हैं वेजाइना को उन कवरिंग के साथ अपनी वेजाइना को कवर करती हैं सो दैट स्पर्म पेनिस से बाहर न निकले या फिर वेजाइना के अंदर स्पर्म की एंट्री न हो सके। तो जब स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। दूसरी कैटेगरी जो आती है कंट्रासेप्टिव्स की वो है हार्मोनल बैलेंस। मींस जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन हार्मोन के बैलेंस को बाहर से पिल देके, बाहर से दवाइयाँ देके उन हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाता है सो दैट कि एग जो है वो रिलीज़ ही ना हो। तो जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो स्पर्म अगर इंटर भी कर गया तो भी जब वो एग से फ्यूज़ नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बहुत सारी कॉमन ड्रग्स हैं जो कि एज आ ओरल पिल्स जो है ली जाती हैं, और वो क्या करती हैं हमारे बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस हैं उनको अफेक्ट करती हैं, जिससे कि एग जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन इन हार्मोनल पिल्स से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे कि कॉपर टी, जो कि इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस तक, और वो कॉपर टी जब यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो वो स्पर्म को एग से मीट करने से प्रिवेंट करती है और प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है। लेकिन इस कॉपर टी का भी साइड इफ़ेक्ट है कि यूट्रस में इरिटेशन देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नाउ ये तो हमने बात की कि किसी डिवाइस के थ्रू हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अब बात हम करेंगे कि सर्जिकल मेथड से हम कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को
पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मालूम हुई होगी कि एक ट्यूब थी जिसका नाम था वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब थी जो कि टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस से बाहर ले जाने का काम करती थी। तो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं कि मेल की सर्जरी अगर करानी है, मेल का स्पर्म बाहर ना निकले, इसके लिए अगर हमको सर्जरी करानी है तो इसमें हमको क्या करना होता है कि जो वास डिफरेंस है, जो ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी करता है, उस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और कट करके वास डिफरेंस को टाई कर दिया जाता है। तो जब कट हो जाती है तो स्पर्म जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, वो कुछ ही दूर तक जाके रुक जाती है। उसी तरीके से फीमेल में भी सर्जिकल मेथड अपनाया जा सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है जिससे कि एग जो है वो स्पर्म तक पहुंचता है, अगर उस ट्यूब को ही काट दिया जाए तो भी एग जो है स्पर्म तक नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इन दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये थे हमारे सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए, मतलब वास डिफरेंस को कट कर देंगे तो स्पर्म का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब को हम कट कर देंगे तो एग का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इन ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्जिकल मेथड जो है ये सेफ़ हैं, लंबे समय तक ये सेफ़ रहते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक दिक्कत आती है कि सर्जरी अगर सही से नहीं हुई हो, सर्जरी अगर ऐसे तरीके से हो गई हो किसी गड़बड़ इंस्ट्रूमेंट से या उसको सही तरीके से परफॉर्म ना किया गया हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बॉडी के अंदर। एक सबसे मेजर ड्रॉबैक सर्जरी का है कि सर्जरी जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए तो इस्तेमाल की ही जाती है। मींस कोई ऐसी प्रेगनेंसी हो गई जो उसमें कि पेरेंट्स की इच्छा नहीं है कि वो उस बेबी को अडॉप्ट करें, तो वो सर्जरी का मेथड इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्जरी के थ्रू एबॉर्शन होते हैं इसको गवर्नमेंट ने इल्लीगल करार दिया है, इसको लीगली बैन किया हुआ है जब तक कि दोनों पेरेंट्स राज़ी न हों। और इसमें कई सारी कैटेगरीज डाली गई हैं और ये जो सर्जरी है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस सर्जरी के प्रोसेस का लोग एक गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक फीमेल चाइल्ड को लोग अबॉर्ट करा देते हैं और मेल चाइल्ड को रखने की चाहत रखते हैं। तो इस तरीके की सर्जरी को इसीलिए बैन किया हुआ है ताकि लोग ये जो फीमेल फीटस को अबॉर्ट कराने की जो सोच है उससे जो सोसाइटी में चाइल्ड और मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का जो रेशियो है वो उसमें इम्बैलेंस न क्रिएट हो, वो बैलेंस बना रहे। इस वजह से इस तरीके की सर्जरी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो, इसमें भी कई सारे क्राइटेरिया बनाई गई हैं, तो इस तरीके की सर्जरी को इल्लीगली बैन किया गया है सो दैट सोसाइटी में एक तरीके का जो रेशियो है मेल और फीमेल चाइल्ड का वो रेशियो मेंटेन रहे, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल फीटस का ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही जाके सोसाइटी आगे कंटिन्यू चलती रह पाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड हियर इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. थैंक यू।